बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर्स का पार्ट 9 हम करने जा रहे हैं। इसमें हम सेल्फ असेसमेंट देखेंगे, 4 सेल्फ असेसमेंट हैं उनको देखेंगे और MCQs को देखेंगे। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पार्ट 9 MDCAT वालों के लिए प्रोग्राम सोचा हुआ है, आपको बता दूं पहले ही, ठीक है। अभी तो आप लोग सेकेंड ईयर वाले पेपर दे लें आराम से, ठीक है। कैसे वैसे ही काफ़ी वर्कलोड है अभी तो। MDCAT की आपसे क्या बात करूं, लेकिन जो MDCAT एस्पायरेंट हैं, आप में से जो MDCAT टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं, वो रात में मुझे ज्वाइन करें। रात में कब? जब आपके एग्ज़ाम हो जाए, उससे लाइव सेशन में। और सिर्फ उसका MDCAT का जो केमिस्ट्री का पोर्शन है ना, उसको हम डिस्कस करेंगे। MDCAT गाइड जो है वो लेके उसका केमिस्ट्री का पोर्शन जो है उसका मैं PDF बनाऊंगा, व्हाट्सएप नंबर भी अपना दूंगा और बोलूँगा भाई ये केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है सारा का सारा इसमें दिए हुए हैं केमिस्ट्री के MCQs MDCAT के, इस गाइड के नाम भी बताऊंगा। तो वो PDF भी आपने अपने सामने रखना है, ठीक है। तो हम लाइव सेशन के अंदर रात में बैठेंगे, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा सारे डिस्कस करेंगे। सारे जितने MCQs हैं, जितने हो सकते हैं, डेली बैठेंगे। वो पूरा का पूरा पोर्शन जो है गाइड का, जिसमें सिर्फ केमिस्ट्री के MCQs हैं, उसका PDF आपके पास भी होगा। जिसको चाहिए वो मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर लेगा कि सर हमें वो PDF दे दें आप केमिस्ट्री वाला, तो वो सबके पास हो जाएगा। क्योंकि सवाल सिर्फ पढ़ ही सकूँगा ना, ऑब्वियस सी बात है। मैं अब लाइव सेशन के अंदर वो बोर्ड पे, तो आपको बोर्ड तो होगा नहीं, लाइव सेशन जो होगा उसमें तो सिर्फ मैं आपको नज़र आ रहा हूँगा। मेरे सामने भी PDF खुला हुआ होगा, आपके सामने भी PDF खुला होना चाहिए। इसीलिए वो केमिस्ट्री का पोर्शन जितना होगा उसका PDF बना के मैं रख लूँगा। व्हाट्सएप करके मुझसे आप वो ले सकते हैं, तो वो भी आपके सामने खुला होगा। मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, आप वहाँ देख रहे होंगे और मैं समझा दूँगा कि भाई ये है, और इसका जवाब तो एंड में मौजूद होगा ही, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसका जवाब ये कैसे आया और ये कैसे नहीं आया। तो इस क्यों के जवाब जो है वो आपको मैं इंशाल्लाह दूंगा उस लाइव सेशन के अंदर, कि भाई ये MCQs है और ये जो है इसका जवाब ये है और इसलिए इसका जवाब ये है, तो समझ लीजिए, ठीक है। उसमें मैथमेटिकल ट्रिक्स भी होंगी छोटी छोटी सी, कि शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम में बग़ैर कैलकुलेटर के हम कैसे जो है अपने क्विकली जो है कोई ऐसे कैलकुलेशन बेस्ड जो है MCQs अगर होंगे तो उनको शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम, कम से कम वक्त में हम उसको कैसे कर सकते हैं। मेंटल कैलकुलेशन ट्रिक्स, सिर्फ जहन का इस्तेमाल, कोई पेपर वर्क नहीं, कोई रफ़ वर्क नहीं, कोई कैलकुलेटर तो खैर होगा ही नहीं। रफ़ वर्क का भी टाइम नहीं है भाई, सारा गेम ही टाइम का है। MDCAT के अंदर मुकाबला है ना, तो सारा गेम ही टाइम का है। तो हम जो है वो ऐसे प्रोसीजर्स को डिस्कस करेंगे जिसके अंदर सिर्फ मेंटल ट्रिक्स हों, दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल, प्लस माइनस, जवाब आ गया टिंग करके। वो शॉर्टकट्स क्या हैं? ना कैलकुलेटर की ज़रूरत, ना रफ़ वर्क की ज़रूरत, सिर्फ इसकी ज़रूरत, ठीक है। तो वो भी देखेंगे इंशाल्लाह। ये प्रोग्राम्स हैं मेरे, ताकि मैं बता रहा हूँ साथ साथ आपको, आगे आप लोग ताकि ये कर लें, जहन नशीन करके रखें, ताकि फिर मुझे आप जब ज्वाइन करें ना तो आपके जहन में ये बात हो कि भाई हाँ, अब हम सेकेंड ईयर के पेपर हमने दे दिए हैं, अब थोड़ा कमर सीधी कर लें। लेकिन कमर सीधी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। दोबारा आपको MDCAT को देखना पड़ेगा। जो बच्चे मेरी इस बात को समझ जाएंगे वो इंशाल्लाह फ़ायदे में रहेंगे, जो नहीं समझेंगे उनके लिए दुआएं खैर कर सकता हूँ भाई, ठीक है। तो सेल्फ असेसमेंट नंबर 1 कर लें पहले। सेल्फ असेसमेंट नंबर 1, चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल फिनॉल्स
और ईथर्स का। ये आपके पेज नंबर 164 पे है, आप देख भी सकते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है अरेंज कर दीजिए, जैसा वो हमसे करने की बोल रहा है ना वो कर दीजिए। किसको अरेंज करें भाई, जो अल्कोहल्स दिए जा रहे हैं, अभी मैं उनके नाम लिखूंगा नीचे, ये अल्कोहल्स हैं। किस हिसाब से उन अल्कोहल्स को अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर। उन अल्कोहल्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर किस पॉइंट ऑफ व्यू से, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अरेंज करना है इन अल्कोहल्स को। कौन कौन से अल्कोहल्स हैं, नंबर 1 सबसे पहले इथाइल अल्कोहल है, लिखते रहिए मेरे साथ साथ। नंबर 2 पे हमारे पास ये कुछ अजीब सी चीज़ है, इसको देखेंगे ये क्या है, CH2, फिर ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर इसके साथ OH है। नंबर 3 के ऊपर CH3, फिर उसके बाद CH है, फिर ब्रैकेट में OH है, ब्रैकेट क्लोज है, फिर CH3 है, ठीक है भाई। फिर नंबर 4 पे हमारे पास है CH3, फिर C है, फिर ब्रैकेट है, उसके अंदर CH3 है, फिर 2 है, फिर OH, ठीक है। क्विकली इसको चेक कर लें, लिखने में गलती तो नहीं हुई, C2H5OH, ठीक है। CH3 CH2 3OH सही है, CH3 CHOH CH3 बिल्कुल सही है। उसके बाद CH3C और CH3 2OH। नंबर 1 ले लेते हैं पहले। अब ये अगर आपको याद हो, ये तो मैं अपने वीडियो के अंदर डिटेल्स में सारी बातें बता चुका हूँ। 2 चीज़ों के ऊपर बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है, पहले ये नोट कर लें। अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड विद, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड विद OH अल्कोहल ग्रुप, कि इसके साथ कितने जो हैं वो अल्काइल ग्रुप जो है वो अटैच हुए हैं, उनकी तादाद पे। आपको पता है अल्काइल ग्रुप के अंदर कार्बन तो होता ही है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, तो हमें ये देखना होता है। एक तो इस चीज़ के ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है भाई। अच्छा, दूसरा स्ट्रेट चेन, इसको नोट कर लें आप, इन 2 रूल्स को। स्ट्रेट चेन अल्कोहल्स हैव greater boiling point than branched। दूसरा पॉइंट ये कर लें, जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप लगे हुए होंगे OH के साथ, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। और अगर स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन का कंपैरिजन किया जाए तो स्ट्रेट चेन जो है वो अल्कोहल जो होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इन दोनों को नोट कर लें आप, ठीक है। अब यहाँ पर पहले हम देखते हैं इसको, पहले इनको सीधा कर लें। तो ये C2H5, इसमें CH3 CH2 और OH, ये इथाइल अल्कोहल हो गया। नंबर 2 पे ये दूसरा जो है इसको भी ज़रा सीधा करें, CH3 CH2 ब्रैकेट 3 का मतलब ये है कि 3 CH2 हैं, ठीक है, और उसके साथ एक OH लगा हुआ। अच्छा, उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास ये है, इसको भी सीधा करें, CH3, उसके साथ CH है, और उससे आगे बोल रहा है कि OH ब्रैकेट में, इसका मतलब OH नीचे लगा हुआ है या ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद CH3, ये हो गया। नंबर 4 पे ये हमारे पास आ जाता है, इसको भी सीधा करते हैं। ये हमारे पास क्या है, CH3, फिर आगे क्या है, C बन गया, उसके बाद है CH3 2 CH लगे हुए। याद रखें CH3 अगर बीच में ऐसे ब्रैकेट में आ जाए ना, तो इसका आपके पास एक ही ऑप्शन है, अप एंड डाउन, या फिर आगे, अपवर्ड, डाउनवर्ड या फॉरवर्ड। ये 3 ऑप्शन होते हैं आपके पास, बस इससे ज़्यादा नहीं होते।
और अगर CH2 ऐसा आ जाए तो ये 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट चलेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपने इसके अंदर देखा है, ये 2 वाले को, ये देखिए मैंने स्ट्रेट लेके गया हूँ, ये CH2 CH2 CH2। ठीक है भाई, ये बात याद रखें। अब यहाँ पर CH3 बोल रहा है 2 हैं, तो एक यहाँ लगेगा और एक इसके ऊपर लगा देते हैं छोटा सा CH3, एक यहाँ आ गया CH3, एक यहाँ आ गया। आगे क्या आएगा? OH उसने बताया, OH। ठीक है भाई, ये भी इनको हमने खोल दिया। ये करना ज़रूरी था ताकि इजीली उन दोनों शर्तों को देख लें जिसमें वो कह रहा है कि जिसके पास अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होगा, अल्काइल ग्रुप ज़्यादा जिस OH के साथ लगे होंगे, वो अल्कोहल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। और दूसरी शर्त उसने बताई है क्या, कि स्ट्रेट चेन अल्कोहल जो होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा ब्रांच्ड चेन के मुकाबले में। अब इसका एनालिसिस आराम से हम कर सकते हैं। ये जो है मिथाइल, इसको अगर आप देखें और इसको देखें तो यहाँ पर ये OH लगा हुआ है, इसके साथ 2, अब अल्काइल से मतलब आप आसान लफ्ज़ों में अल्काइल ग्रुप से मतलब कार्बन ले लें, आप हाइड्रोजन को नेगलेक्ट कर दें, तो OH के साथ 2 कार्बन लगे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, OH के साथ 1 2 3 4 कार्बन लगे हुए हैं। इसको देखें, OH के साथ 1 2 3 कार्बन लगे हुए हैं। ठीक है, याद रहे ये ब्रांच्ड नहीं है, ये अभी भी स्ट्रेट ही है। ब्रांच में वो हमारे पास मामला होता है जिसमें कार्बन ब्रांच की शक्ल में हो, जैसे कि इसमें है। इसमें हमारे पास जो है ये ब्रांच है, इसमें हमारे पास 1 2 ये OH लगा हुआ है, इसके साथ ये स्ट्रेट चेन आ गई और ये 2 ब्रांचेस हैं ऊपर, अप एंड डाउन। ठीक है, अब सबका अगर हम मवाजना करें तो एक बात आप क्लियरली एक बात तो कहेंगे कि सबसे कम जो होगा, लीस्ट जो होगा, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो किसका होगा? इसका होगा, CH3 CH2 और OH। ठीक है, सबसे कम। और इससे ज़्यादा किसका होगा? उसने कहा ना इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब कम से ज़्यादा की तरफ। इससे ज़्यादा किसका होगा? अब आप गौर करें, इससे ज़्यादा, इसमें तो OH के साथ 1 2 3 4 कार्बन लगे हुए हैं, इसमें OH के साथ 3 लगे हुए हैं। तो इसके बाद जो आएगा वो ये आएगा CH3 और CH और उसके बाद CH3 और उसके साथ ये OH। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारे पास 2 ऑप्शन रह जाते हैं, एक दूसरा वाला और एक चौथा वाला। क्यों? वजह, उसकी वजह ये कि इसके अंदर OH है, 4 कार्बन है, इसमें OH है, इसमें भी 4 कार्बन है, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है क्योंकि इस वाले में भी OH के साथ 4 कार्बन लगे हुए हैं, इस वाले में भी OH के साथ 4 कार्बन लगे हुए हैं, 1 2 3 4। तो अब किसको रखा जाए? तो इसके लिए वही दूसरा फार्मूला अब चलेगा, जो स्ट्रेट चेन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और जो ब्रांच होगा उसका कम होगा। क्योंकि हम कम से ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं, इसलिए अब जो हम रखेंगे वो किसको रखेंगे? इसको रखेंगे, क्योंकि इसका ब्रांच वाले का बॉइलिंग पॉइंट कम है इसके मुकाबले में, सबसे आखिर में उसको रखेंगे। तो ये हो जाएगा CH3 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 और OH। ठीक है भाई, इसके बाद अब फाइनली हमारे पास कौन सा बचता है? ये वाला CH3 CH2 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 और OH। ठीक है, ये आ गया। यहाँ भी मैंने बना दिया ग्रेटर देन का सिंबल, यहाँ भी बना दिया। तो ये जैसे उसने कहा कि भाई इन अल्कोहल्स को आप जो है वो अरेंज कर दीजिए इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमने दोनों कायदों के मुताबिक, दोनों रूल्स के मुताबिक अरेंज कर दिया। सबसे पहले इथाइल अल्कोहल, उसके बाद जो है प्रोपेनॉल, उसके बाद जो है वो 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल और उसके बाद ब्यूटेनॉल। इनके नाम भी मैंने आपको
बता दिए। ठीक है भाई, अब चलते हैं दूसरे सेल्फ असेसमेंट की तरफ। सेल्फ असेसमेंट नंबर 2। सेल्फ असेसमेंट नंबर 2 कहाँ है? ये आपके जो है वो पेज नंबर 171 पे है, अपनी बुक में आप देख लीजिए। यहाँ पर वो क्या बोल रहा है आपसे, इसमें बोल रहा है मेंशन, बताइए, क्या बताएं भाई, रीएजेंट्स। रीएजेंट्स का बताइए, कौन से रीएजेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड हैं, कौन से रीएजेंट्स रिक्वायर्ड हैं, इनकी ज़रूरत है, किसके लिए, कन्वर्जन के लिए, किन की कन्वर्जन हो रही है, नीचे उसने बता दिया। नंबर 1 पे उसने बोला है इथेनॉल टू ईथीन, इथेनॉल टू ईथीन। अगर आप इथेनॉल को ईथीन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कौन सा रिएजेंट यूज़ करेंगे आप? नंबर 2 पे आपसे बोल रहा है कि एसिटिक एसिड टू इथेनॉल, एसिटिक एसिड टू इथेनॉल। उसके बाद नंबर 3 पे इथेनॉल टू एसिटिक एसिड, इथेनॉल टू एसिटिक एसिड। और नंबर 4 पे आपसे बोल रहा है इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल टू फॉर्मल्डिहाइड, टू फॉर्मल्डिहाइड। तो ये आपसे बोल रहा है भाई इनको अगर कन्वर्ट करना हो तो कौन से रिएजेंट इस्तेमाल होंगे। पहले रिएजेंट और रिएक्टेंट का फ़र्क बता दूं आपको। रिएक्टेंट वो होते हैं जो कि किसी दूसरे रिएक्टेंट के साथ मिलते हैं, ठीक है, और कुछ नई चीज़ें बनाते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं केमिकल रिएक्शन में। जबकि रिएजेंट जो है वो केमिकल रिएक्शन में खर्च नहीं होते बल्कि केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। जी, वो केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। दो चीज़ों को अगर केमिकली रिएक्ट करना हो ना और वो रिएक्ट ना कर रही हों तो रिएजेंट जो है वो बीच में आ जाएगा, बोलेगा भाई क्यों नहीं कर रहे, मैं करवाऊँगा, ज़बरदस्ती है। तो रिएजेंट्स का ये काम है। ठीक है, तो अब हमें इसकी केमिकल इक्वेशंस देखेंगे, आपको पेज नंबर भी बताऊंगा। सबसे पहले जो है हमारे पास इथेनॉल टू ईथीन है, इथेनॉल टू ईथीन। ये इक्वेशन कहाँ मौजूद है? पेज नंबर, आपकी बुक के पेज नंबर 169 पे मौजूद है। मैं इनकी तफसील नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियोस में ये सारी तफसीलात मैं बता चुका हूँ। जितनी वीडियोस अभी मैंने बनाई हैं ये नवा पार्ट जा रहा है, इसलिए इसका काम अब हमारे पास इसके लिए वक्त नहीं है। डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ C2H5OH इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल जो है इसको अगर आप कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ हीटअप करें और इतना हीटअप करें कि टेम्परेचर 170 डिग्री तक पहुंच जाए तो ये इथाइल अल्कोहल जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा ईथीन में। ठीक है भाई, और यहाँ वाटर भी बनेगा। अब यहाँ रिएजेंट क्या है, यही पूछा है ना उसने, रिएजेंट क्या है, ये कंसनट्रेटेड H2SO4, कंसनट्रेटेड H2SO4 ये रिएजेंट, ये मजबूर कर रहा है इथाइल अल्कोहल को कि ये ईथीन में कन्वर्ट हो जाए। ये पेज नंबर 169 पे मौजूद है। फिर हमारे पास दूसरा आ जाता है इसके बाद एसिटिक एसिड, कि अगर आपको एसिटिक एसिड को इथेनॉल में कन्वर्ट करना है, इथेनॉल में,
तो कौन सा रिएजेंट चलेगा, इसकी केमिकल इक्वेशन बनाता हूँ। सबसे पहले एसिटिक एसिड, ठीक है, इसको आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, लेकिन ये रिएक्शन इतनी जल्दी नहीं होगा। लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड, ये है वो रिएजेंट, ठीक है, जो कि बेसिकली हाइड्रोजन के एटम्स प्रोवाइड करेगा। मैं कहा है ना कि रिएजेंट वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, खुद उसका हिस्सा नहीं बनते। देखें ये इसका हिस्सा नहीं बन रहा है एसिटिक एसिड का, बल्कि इसको सिर्फ हाइड्रोजन दे रहा है कि ये लो भाई तुम रिएक्शन कर लो, तो ये हाइड्रोजन दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड है, ये किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। कौन दे रहा है, ये रिएजेंट दे रहा है, और इसके नतीजे में क्या बन रहा है, ये इथेनॉल बन रहा है, यानी कि इथाइल अल्कोहल, ये इथेनॉल बन रहा है और वाटर बन रहा है, ठीक है भाई। तो रिएजेंट यहाँ पर क्या है, ये है रीएजेंट, रीएजेंट क्या नाम है इसका, लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड, ठीक है। दो हो गए, तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा हमारे पास है ये इथेनॉल को, यानी कि इथाइल अल्कोहल को ही इथेनॉल टू एसिटिक एसिड। अगर इथेनॉल को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए आपको जो रिएजेंट चाहिए, मैं ज़रा इक्वेशन बना लूँ इसकी, CH3CH2OH, इथेनॉल हो गया। इसको आपको रिएक्ट कराना है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। ये ऑक्सीजन कौन देगा, ये देगा, दो चीज़ें दे सकती हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड। पोटेशियम डाइक्रोमेट ये रहा C2K2Cr2O7। ये वीडियोस में मैं अपनी सारी तफसील इनकी, इन केमिकल रिएक्शंस की सारी डिटेल में अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, ठीक है। तो वो मैं रिपीट नहीं कर सकता यहाँ पर अभी दोबारा। H2SO4, ठीक है। इससे जो बनेगा वो बनेगा एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। इसी एसिटल्डिहाइड को, इसी एसिटल्डिहाइड को इसी एसिटल्डिहाइड को मज़ीद ऑक्सीजन जो है वो भी यही रिएजेंट देंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट ठीक है। और ये एसिटल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटिक एसिड में। CH3 C डबल बॉन्ड O और ये OH आ गया, और ये वाटर भी यहाँ पर बनेगा H2O, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जो रिएजेंट है वो क्या है, वो ये रहे वो रिएजेंट। दो रिएजेंट हैं, एक पोटेशियम डाइक्रोमेट है और दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड है, जिसकी मदद से आप इथेनॉल को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन बीच में ये एक प्रोडक्ट और बनेगी, एसिटल्डिहाइड, ठीक है भाई। इसको मिटाएं और नंबर 4 देखते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल टू फॉर्मल्डिहाइड। इथाइलिन ग्लाइकोल टू फॉर्मल्डिहाइड। इथाइलिन ग्लाइकोल को अगर आपको फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, ठीक है भाई, इसकी कन्वर्जन के लिए आपको पेज नंबर 170 पे आप देखें तो ये वहाँ बाकायदा लिखा हुआ है इथाइलिन ग्लाइकोल। इसी इथाइलिन ग्लाइकोल को 1,2 ईथेन डायोल भी कहते हैं। इसी इथाइलिन ग्लाइकोल को
1,2 ईथेन डाइऑल भी कहते हैं। ठीक है भाई। बहरहाल इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको रिएजेंट कौन सा चाहिए, पहले इसको मैं लिख देता हूँ CH2। ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके साथ भी OH लगा हुआ है और इसके साथ भी OH लगा हुआ है। ये बन गया इथाइलिन ग्लाइकोल या 1,2 ईथेन डाइऑल। इसको आपको जो है यहाँ पर जो रिएजेंट है उसका नाम है पर आयोडिक एसिड। इसके ऊपर मैं तफसील से वीडियो बना चुका हूँ। HI4 ये है पर आयोडिक एसिड। तो यहाँ पर ये पर आयोडिक एसिड जो है ये रिएजेंट का किरदार अदा करेगा, ये रिएजेंट का किरदार अदा करेगा, क्योंकि इसको 1,2 ईथेन डाइऑल को या इथाइलिन ग्लाइकोल को फॉर्मल्डिहाइड बनने के लिए हाइड्रोजन चाहिए, वो ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए जो ये प्रोवाइड करेगा, असल में ऑक्सीजन ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा इससे, 2 फॉर्मल्डिहाइड बनेंगे, HCH डबल बॉन्ड O प्लस HCH डबल बॉन्ड O, ये 2 फॉर्मल्डिहाइड बन गए। ये भी फॉर्मल्डिहाइड है और ये भी फॉर्मल्डिहाइड है। ठीक है, और HiO3 ये है आयोडिक एसिड, आयोडिक एसिड। पेज नंबर 172 पे ये मौजूद है। तो ये पर आयोडिक एसिड एज अ रिएजेंट आप इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से ये इथाइलिन ग्लाइकोल जो है फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, दूसरा सेल्फ असेसमेंट भी हो गया। तीसरा सेल्फ असेसमेंट जो है वो देखते हैं। तीसरा सेल्फ असेसमेंट पेज नंबर 173 पे मौजूद है। तीसरा सेल्फ असेसमेंट, इसमें आपसे पूछ रहा है कंपेयर करना है, आपने कंपेयर करना है, और जब कंपेयर करना है, मवाजना करना है, तो दोनों चीज़ों का एक जगह पे मौजूद होना चाहिए। रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ, 2 चीज़ों को कंपेयर करना है, एक तो रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ, तेज़ाबी ताकत, यानी कि एसिडिटी किस में ज़्यादा है, एसिडिटी किस में कम है ये, और दूसरी चीज़ वाटर सॉल्युबिलिटी, वाटर सॉल्युबिलिटी कि पानी के अंदर कौन तेज़ी के साथ हल हो जाता है, कौन जो है वो तेज़ी के साथ हल नहीं होता। तो किनका हमें कंपैरिजन करना है, 2 चीज़ों का, फिनॉल का और इथेनॉल का, फिनॉल का और इथेनॉल का। आपकी बुक की बैक साइड पर MCQs दिए हुए हैं ना, वो MCQs जो हैं वहाँ पर भी एक MCQs में गलत ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है बुक में। मेरे पास जो वर्जन मौजूद है बुक का, तो वो भी मैंने करेक्शन की है, वो भी आपको बताऊंगा। ऐसी मेरे जहन में आई, मैंने बोला साथ साथ बता दूं आपको। एसिड स्ट्रेंथ, एसिड स्ट्रेंथ पहले देखें, इसकी भी एसिड स्ट्रेंथ देखते हैं और इसकी भी एसिड स्ट्रेंथ जो है, हेडिंग डाल लें दोनों की, फिनॉल की और इथेनॉल की। एसिड की अगर ताकत का अंदाज़ा लगाना है तो हमारे पास pH की वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन एक और भी वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास, pKa की वैल्यू जिसकी कम होगी वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो यहाँ पर फिनॉल की एसिड स्ट्रेंथ अगर देखनी है तो फिनॉल की pKa वैल्यू आप देख लें, pKa वैल्यू इसकी है 10। ठीक है, और इथेनॉल की एसिड की, इथेनॉल को एज अ एसिड उसकी अगर ताकत को आपने देखना है तो इथेनॉल की जो pKa वैल्यू है वो कितनी है, वो 15 से 18 के दरमियान है, 15 to 18। तो इसकी कम है
pKa वैल्यू तो ये मोर एसिडिक है, मोर एसिडिक है। कौन? फिनॉल, ये ज़्यादा एसिडिक है और इसकी ज़्यादा बड़ी वैल्यू है pKa वैल्यू इथेनॉल की, तो ये लेस एसिडिक है। उसने कहा है ना कंपेयर करें भाई, दो पॉइंट ऑफ व्यू से फिनॉल को और इथेनॉल को, तो कंपेयर कर लिया हमने। अब यहाँ पर वाटर सॉल्युबिलिटीज़ की देखें, वाटर सॉल्युबिलिटी इसकी और वाटर सॉल्युबिलिटी इसकी। ठीक है भाई, ये भी सॉल्यूबल इन वाटर, ये फिनॉल्स जो हैं ये पानी के अंदर सॉल्यूबल हैं इजीली, कोई शर्त नहीं है यहाँ पर। ये भी सॉल्यूबल इन वाटर है, इथेनॉल भी, लेकिन यहाँ एक शर्त है, सॉल्यूबल इन वाटर, बट लेकिन solubility decreases with increasing number of alkyl group. Solubility decreases with increasing number of alkyl group। मतलब alkyl group इथेनॉल के अंदर अगर alkyl group जो है वो उनकी तादाद में इजाफा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो उतनी ही उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाएगी। इंटरेस्टिंग फैक्टर बताऊं आपको, मेरा अपना ज़ाती ख्याल इस सेल्फ असेसमेंट में ये है कि इन्होंने जो एक कंपैरिजन किया है ना कि रिलेटिव स्ट्रेंथ और वाटर सॉल्युबिलिटी देखें, तो एक तरफ तो इसने फिनॉल को रखा है, दूसरी तरफ इथेनॉल को रखा है। ये इथेनॉल के बजाय इनको अल्कोहल रखना चाहिए था, अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल ग्रुप का नाम है, बहुत सारे अल्कोहल्स हैं। ठीक है, इसी तरह फिनॉल ग्रुप का नाम है, बहुत सारे फिनॉल्स हैं। तो हम एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ इथेनॉल का फिर कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि इथेनॉल तो सिर्फ अल्कोहल का एक ग्रुप, एक कंपाउंड है। अल्कोहल तो बहुत सारे हैं ना, इथेनॉल भी है, मिथेनॉल भी है, प्रोपेनॉल भी है, ब्यूटेनॉल भी है, पेंटेनॉल भी है, हेक्सेनॉल भी है, बहुत सारे। तो मेरा ख्याल है यहाँ पर इस सेल्फ असेसमेंट में ये भी एक मिस्टेक है। अभी मेरे जहन में आई है कि यार इथेनॉल नहीं, अल्कोहल जो है वो यहाँ पर सवाल इसने गलत कर दिया कि अल्कोहल को कंपेयर हमें करना चाहिए। अब वाटर सॉल्युबिलिटी के अंदर देखें, अल्कोहल आपके पास जो मिथेनॉल है उसमें मिथाइल ग्रुप लगा हुआ होता है, इथेनॉल है उसमें इथाइल ग्रुप लगा होता है, प्रोपेनॉल है उसमें प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ होता है, ब्यूटेनॉल है उसमें ब्यूटाइल ग्रुप लगा होता है, पेंटेनॉल है उसमें पेंटाइल ग्रुप लगा होता है। अब जैसे जैसे देखें अल्काइल ग्रुप बढ़ रहे हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी इसकी कम होती जा रही है। मिथेनॉल जो है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू पेंटेनॉल। क्यों? क्योंकि पेंटेनॉल जो है उसमें अल्काइल ग्रुप ज़्यादा हैं, तो जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे उतनी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। पेंटेनॉल जो है वो बड़े नखरे करेगा पानी के अंदर डिज़ोल्व होने में, मिथेनॉल नहीं करेगा, मिथेनॉल बड़ी जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये अपना जो है वो सेल्फ असेसमेंट नंबर 3 भी हो गया। सेल्फ असेसमेंट नंबर 4 करें, फिर जो है MCQs की तरफ आते हैं इसकी। सेल्फ असेसमेंट नंबर 4, सेल्फ असेसमेंट नंबर 4 ये आपके पेज नंबर 183 के ऊपर है। ठीक है, और ये बड़ा आसान सा है। इसमें इसने दो चीज़ें पूछी हैं। पहले तो इसने बोला है कि भाई कोई एग्जाम्पल जो है वो दे दीजिए सिमेट्रिकल ईथर की, सिमेट्रिकल ईथर की। तो इसका जवाब तो यहीं पे है, डाई इथाइल ईथर है, डाई मिथाइल ईथर है, बहुत सारी मिसाल हैं। डाई मिथाइल ईथर ले लेते हैं, ये आ गई एग्जाम्पल, ये O है, ये भी एक मिथाइल लग गया, ये भी एक मिथाइल लग गया।
क्योंकि सिमेट्रिकल ईथर वही होता है जिसमें ऑक्सीजन बीच में होता है और दोनों साइडों पे एक ही जैसा अल्काइल ग्रुप लगा होना चाहिए। यहाँ मिथाइल है तो यहाँ भी मिथाइल हो, यहाँ इथाइल है तो यहाँ भी इथाइल हो, यहाँ प्रोपाइल है तो यहाँ भी प्रोपाइल हो। इसको सिमेट्रिकल कहते हैं। उसने बोला एक एग्जाम्पल दे दें, ये दे दी हमने, डाई मिथाइल ईथर की। दूसरा जो सवाल है इसके अंदर, उसमें वो हमसे बोल रहा है कैन ईथर्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर। ये थोड़ा टेक्निकल है, इसको ज़रा देखें। कैन ईथर्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। क्या ईथर्स जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड पानी के साथ बना सकते हैं? ठीक है, अगर बना सकते हैं क्यों बना सकते हैं, अगर तो बना सकते हैं तो क्यों बना सकते हैं, और अगर नहीं बना सकते तो क्यों नहीं बना सकते, इन दोनों का जवाब वो हमसे चाह रहा है। वाई, तो इसका जवाब जो है वो ये है यस, ईथर्स कैन। हाउ? बिकॉज, अब ये आ रहा है जवाब, बिकॉज ईथर हैज़ ऑक्सीजन एटम and this oxygen atom makes ether molecule polar, and oxygen makes ether polar, hence लिहाजा ether can make hydrogen bond with water। ठीक है, पहले हमने बता दिया जी बना सकता है, फिर उसने पूछा वाई क्यों बना सकता है, वजह भी बता दी है कि ईथर के पास जो ऑक्सीजन है उसकी वजह से ईथर जो है वो पोलर मॉलिक्यूल बन जाता है, और पोलर मॉलिक्यूल होने की वजह से ईथर जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है वाटर के साथ। अब यहाँ पर एक और भी है, नो ईथर बट समटाइम, कभी कभी, दूसरा बार है बट, नो बट समटाइम, नहीं बनाता ईथर जो है हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ, बट समटाइम, लेकिन कभी कभी, बिकॉज, क्यों कि उसने यही पूछा है ना, वाई नॉट। तो अब हमने जब बोला नहीं बना सकता बट समटाइम, कभी कभी ईथर नहीं बना सकता, अब वो अगला सवाल पूछ रहा है वाई नॉट, क्यों नहीं बना सकता भाई, इसकी वजह बता दो। तो इसका बता दें, बिकॉज, इसकी वजह क्या है, बिकॉज इंक्रीजिंग नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, ग्रुप इन ईथर reduces its polarity, कि अगर कोई ऐसा ईथर है जिसमें अल्काइल ग्रुप बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, ठीक है, अभी जैसे हमने मिसाल दी थी, डाई मिथाइल ईथर है, डाई प्रोपाइल ईथर है, डाई ब्यूटाइल ईथर है, डाई पेंटाइल ईथर है, तो ये बढ़ रहे हैं ना अल्काइल ग्रुप। तो जितने अल्काइल ग्रुप बढ़ते चले जाएंगे उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ये जो है वो आपका जो पोलैरिटी है ईथर की वो रिड्यूस, वो कम होती चली जाएगी। ठीक है भाई, ये भी जवाब मिल गए, चारों सेल्फ असेसमेंट हो गए आपके। अब ज़रा आप बुक खोल लीजिए, MCQs में जल्दी जल्दी पढ़ के आपको टिक लगवा देता हूँ। ठीक है, वैसे तो बुक के अंदर, बुक की पीछे इसके जवाब मौजूद भी हैं, लेकिन कुछ थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं। एक जगह मिस्टेक है, वो भी मैं आपको साथ ही बता दूंगा कि भाई इसको करेक्शन कर लें आप। अच्छा, MCQs
क्योंकि पार्ट 10 के अंदर जो ना मैं ज़रा इसके शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस उस पर तफसील से बात करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने सोचा है कि ये पहले करवा देता हूँ आपको। MCQs नंबर 1 जो है, इसके लिए बुक खुली हुई होनी चाहिए। देखिए मेरे लिए मुमकिन नहीं है सारे के सारे MCQs बोर्ड पे लिखना, तो पहले ये कह रहा है पेज नंबर 185 पे आप देखें, PDF खोल लें या बुक खोल लें। इन द मॉलिक्यूल ऑफ फिनॉल द कार्बन एटम विच इज़ अटैच टू हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज़, फिनॉल का जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर जो कार्बन एटम हाइड्रोक्साइल ग्रुप OH ग्रुप के साथ जो कार्बन एटम जो है फिनॉल के अंदर ये जो जुड़ा हुआ होता है, ये कार्बन क्या होता है? क्या ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है? क्या ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? क्या ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? क्या ये अनहाइब्रिडाइज्ड है? तो ये B है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये कार्बन sp2 ये B है, और ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर आपको पेज नंबर चेक करना हो तो पेज नंबर 172 पे लिखा हुआ भी है। सेकंड वाले में आपसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्राई हाइड्रिक फिनॉल, इनमें से कौन सा जो है वो ट्राई हाइड्रिक फिनॉल है? रिसोर्सिनॉल, क्रीसॉल, पायरोगेलॉल या कैटिकॉल? तो ये C है इसके अंदर, पायरोगेलॉल। आप चेक कर सकते हैं, पिक्चर्स बनी हुई है बाकायदा पेज नंबर 171 पे, तो ये C है, पायरोगेलॉल, पायरोगेलॉल। ठीक है भाई, तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा इसमें बोल रहा है इथेनॉल रिएक्ट्स विद फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये इथेनॉल रिएक्ट्स विद फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड टू फॉर्म, कि इथेनॉल जो है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? क्या डाई इथाइल ईथर बनाता है? क्या इथीन बनाता है? क्या इथाइल क्लोराइड बनाता है? या फिर इथेनोइक एसिड बनाता है? तो इसके अंदर जो है वो C है, वो बनाता है। क्या हुआ? अच्छा भाई, मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी बातें अगली वीडियो में कहेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।